इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तबीयत के बारे में कोई नहीं पूछेगा क्योंकि तुम लोग बहुत गंदे हो। कुछ भी बोलूंगा तो उल्टा उल्टा बोलते हो तुम लोग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, हाँ अभी ठीक हूँ मैं। और थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। देखो मैं ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं मैं बताऊँ। आया नहीं है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमारा जो है ना ईआर मॉडल चलेगा। ईआर मॉडल 2 से 3 लेक्चर जाएंगे। अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो 2 से 3 लेक्चर जाएंगे। तो शुरू के 1-1.5 घंटे में मैं आपको ईआर मॉडल पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैं आपका एक्सक्यूएल क्वेरी लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा ये एग्जिस्ट वाला नॉट एग्जिस्ट वाला मेरी एग्जिस्टेंस खराब कर रहा है। तो इस पे थोड़ी मतलब आज मैं पढ़ा दूंगा थियरी, कल इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। और टपल रिलेशनल कैलकुलस भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक दिन में एक्स्ट्रा क्लास लेके वो पढ़ा दूंगा। वॉइस अभी भी स्लो है। हेलो 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 हेलो। अभी ठीक है। तो चालू करें ईआर मॉडल। ठीक है एवरीवन, शैल वी स्टार्ट। देखो वैसे क्वेरीज में मैंने एक्चुअली काफी ज्यादा पढ़ाया है, मतलब ऑलमोस्ट 20 घंटे के ऊपर मैंने आपको रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल पढ़ाया है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं मैंने। ठीक है चालू कर लें। ओके, देखो ईआर मॉडल होता क्या है बेसिकली, चलते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज ईआर मॉडल एंड विल ट्राई टू डू द प्रैक्टिस रिलेटेड टू दैट। ठीक है, देखो ईआर मॉडल क्या होता है। नहीं नहीं, ईआर मॉडल के लिए एसक्यूएल कुछ भी आना जरूरी नहीं है। जो भी बच्चे जिन अच्छा डिसेबल कर लूं, अरे तुम लोग तो उस्ताद हो गए हो। ठीक है, जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे ने पहले क्वेरीज वेरीज नहीं पढ़ी है वो ईआर मॉडल पढ़ सकते हैं। ईआर मॉडल एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई बोलेगा कि ईआर मॉडल क्या है तो आपको बोलना है कि इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस डिजाइन। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस डिजाइन, और इसको हाई लेवल डेटाबेस डिजाइन भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है ईआर मॉडल। अब जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई मेरे को ना एक जो है ना वो एक ब्रिज बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को एक ब्रिज बनाना है एक जगह से दूसरे जगह का। तो आप क्या करते हो, ठीक है, समझो कि ये एक एरिया है, आपको एक ब्रिज बनाना है। आप सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, सिविल इंजीनियर हो। अब ये सिविल इंजीनियर आपको एक ब्रिज बनाना है तो आप क्या करोगे, पहले आप जाओगे गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट से पूछोगे। ठीक है, पहला क्या आता है, रिक्वायरमेंट आता है। पहले ना रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, चाहे आप सिविल इंजीनियर के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में मैं अगर बात करूं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यही स्टार्ट करोगे, रिक्वायरमेंट बोलोगे। प्रोसीजर क्या होता है, आप जाओगे गवर्नमेंट के पास में और गवर्नमेंट को बोलोगे कि भाई मेरे को आपने बोला ब्रिज बनाना है तो ये ब्रिज कैसा होना चाहिए, क्या ये सिर्फ 1 वे होगा या 2 वे होगा। तो आप क्या करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट लेते हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो। तो जब आप रिक्वायरमेंट की गैदरिंग कर लेते हो कि अच्छा आपको 1 वे बनाना है कि 2 वे बनाना है, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो, आप जाते हो साइट विजिट करते हो और साइट विजिट करके और भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो कि कितने पिलर होने चाहिए, ट्रैफिक अंडरग्राउंड होना चाहिए, आई मीन ब्रिज जो है वो एक टाइम पे अंडरग्राउंड होगा या नहीं होगा, या फिर कौन कौन सा एरिया कवर करेगा। तो ये सारी चीजें आप जो है वो रिक्वायरमेंट में ले लेते हो। हालांकि ये बेसिकली आपका जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए काम है, ये आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो हर जगह काम आती है। जैसे अगर आपको किसी ने बोला एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर किसी ने दे दिया, समझो कि आप आपको वेबसाइट, आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या बोलेगा कि आपको किसी बंदे ने बोला कि यार मेरे को ना एक वेबसाइट बना के दे, टेस्ट सीरीज की वेबसाइट बनाने के लिए आपको दिया। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर कि ये क्लाइंट है आपके पास में और ये आप हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, और ये सबसे पहले ये क्लाइंट आपको बोलेगा कि काम करो भाई मेरे को ना एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है, टेस्ट सीरीज की वेबसाइट बनानी है। तो आप उसे रिक्वायरमेंट बोलोगे तो बोलोगे कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये क्लाइंट, ये इस क्लाइंट को चाहिए सॉफ्ट एक टेस्ट सीरीज की वेबसाइट। तो आप इसे पूछोगे कि भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपकी, तो बोलेगा कि देखो ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, गेट के तरीके की वेबसाइट होनी चाहिए ताकि बच्चे जाए वहां पर टेस्ट दे दें अपना, उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए, बच्चों की एनालिसिस पता होनी चाहिए, और वो पूरा एक एनालिसिस टाइप का उन बच्चों को दे देना चाहिए। मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपने बेसिकली यही बात बोलते हो
मतलब सबसे पहली जो चीज आती है उसके बाद में क्या करते हो, रिक्वायरमेंट करते हो। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट ले लो तो फर्स्ट थिंग, अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट करते हो। चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का आपका ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट हो जाए या वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट हो जाए, तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद में आप क्या बनाते हो, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। ठीक है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सिविल इंजीनियर वाला कॉन्सेप्ट होगा तो आप सिविल इंजीनियर जो भी पढ़े होंगे वो ऑटोकैड करके जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या करते हैं, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। मतलब कैसा दिखना चाहिए। चाहे अगर अगर कोई बोलेगा कि भाई, आप लोगों को कोई बोला कि भाई एक बिल्डिंग बनानी है, तो आप बोलोगे अच्छा बिल्डिंग बनानी, कितने फ्लैट होने चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट पूछते हो, कितना फ्लैट होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, पार्किंग होगा या नहीं होगा, स्विमिंग पूल होगा या नहीं होगा, तो आप ये सब पूछते रहते हो, रिक्वायरमेंट पूछते हो। चाहे वो ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने की बात हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने की बात हो। उसके बाद में आप क्या करते हो, डायग्राम बनाते हो, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। यहाँ पर भी आप डायग्राम बनाते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करते हो, डायग्राम बनाते हो। यहाँ पर जो डायग्राम बनता है उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसमें आप यूएमएल यूज करते हो। ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करते हो, यहाँ पर भी आप ब्लूप्रिंट बनाते हो। मतलब आपको कोई बोले बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आप ये नहीं बोलोगे चलो छेनी और हथौड़ा लेके कहाँ से काम शुरू करना है, दिहाड़ी वाला काम थोड़ी करना है आपको। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाओगे। या तो आप जो है वो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन या तो आप लैपटॉप पे बनाओगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाओगे, या तो पेपर पे बनाओगे। कहीं ना कहीं पर तो एक ब्लूप्रिंट बनाओगे ना, तो ही तो क्लाइंट को आप दोगे, और तो ही आप क्लाइंट को बोलोगे क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूं, चाहे वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूं, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लूं, चाहे आपका बिल्डिंग बनाने वाला ही हो, तो आप एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाते हो। ठीक उसी तरीके से आपको अगर समझो फिजिक्स वाला हायर करता है और फिजिक्स वाला बोलता है कि भाई मेरे को ना आपको डेटाबेस बना के देना है, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर बनाना है। उस डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर में, ठीक है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरी मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर जो है वो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो टीचर्स का भी डेटा होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं, उनका भी एनरोलमेंट का डेटा होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट की टीम है, उनका भी डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब इस रिक्वायरमेंट के बाद में आप क्या करोगे, आप डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किसका बनाओगे, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आप वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का बनाओगे। तो इसी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ईआर मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ईआर मॉडल कहते हैं। तो बेसिकली पूरे सॉफ्टवेयर में जो आप डायग्राम बनाने की कोशिश करते हो, उसी डायग्राम को हम लोग ईआर मॉडल कहते हैं। ईआर मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, अब अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि ईआर मॉडल क्या होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो आप उसको बोलना कि देख भाई, अगर तेरे को कोई बुलाएगा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो तू सबसे पहले जाना उसके पास में, उसको बोलना कि तेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब रिक्वायरमेंट के बाद में तू डायरेक्ट तो बैठ के बनाएगा नहीं, तो तू क्या करेगा, तू कुछ तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देगा, चाहे वो तू पेपर पे बना, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बना। तो वो जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ईआर मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, अब आपका डाउट ये होगा कि सर चलो ये तो समझ में आ गया कि ये ईआर का मतलब ई फॉर एंटिटी, आर फॉर रिलेशनशिप, बट ये एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ आपको ये बोलना है कि किसी ने बोला कि ईआर मॉडल क्या होता है, तो आपको बोलना है कि ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनता है इससे। अब इसको हाई लेवल डेटाबेस डिजाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर आप लोग प्रोसीजर के हिसाब से देखोगे, तो डेटाबेस डिजाइन करने के टाइम पे दो प्रोसीजर होता है, एक हाई लेवल डेटाबेस डिजाइन होता है, एक लो लेवल डेटाबेस डिजाइन होता है। हाई लेवल में क्या करते हो, पहले आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो, फिर उसके बाद में डिजाइन करते हो, मतलब ईआर मॉडल। ये ईआर मॉडल क्या है, आपका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। इसी ईआर मॉडल में आप टेबल्स बनाते हो, रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स करते हो। तो ये जो टेबल है ना, इसी टेबल को हम लोग एंटिटी कहते हैं। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप। तो बेसिकली टेबल, एक टेबल दूसरे टेबल के साथ में कैसे रिलेट होता है। ठीक है, एंटिटी अगर कोई बोला आपको, तो आप सिंपल तरीके से बोलो एंटिटी का मतलब क्या होता है, टेबल होता है। ठीक है, इन अ सिंपल, अभी अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली गलत डेफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए कि एंटिटी बेसिकली टेबल है। ठीक है, तो टेबल के फॉर्मेट में आप क्या करते हो, टेबल के फॉर्मेट में आप बनाते हो रिलेशनशिप करते हो दो टेबल के बीच का। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हो, ईआर मॉडल को आरडीबीएमएस रिलेशन में बनाते हो। मतलब पहले आप डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हो, उस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के बाद में एक्चुअल टेबल बनाते हो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, कि क्रिएट टेबल दिस दैट। तो इसको हम लोग हाई लेवल डेटाबेस डिजाइन कहते हैं। उसके बाद में आता है लो लेवल डेटाबेस डिजाइन। इसमें आप क्या करते हो, आपका अब यहाँ पर टेबल बन गया, टेबल करने के बाद में हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन इसमें करते हैं, टेबल को डिकम्पोज करते हैं, जहां जहां रिडेंडेंसी होती है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं इसमें, ठीक है, क्रिएट टेबल एंड डिजाइन इंडेक्स एक्स, इंप्लीमेंट आरडीबीएमएस टेबल। मतलब ये जो ऊपर वाला भी टेबल है ना, आरडीबीएमएस रिलेशंस, इसमें स्कीमा बनाते हैं। एक्चुअल टेबल यहाँ बनाएंगे, क्रिएट टेबल एंड डिजाइन इंडेक्सेस, लाइक क्रिएटिंग इंडेक्स, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर सिक्योरिटी होती है। दिस इज जस्ट एक फ्लो डायग्राम है। ठीक है, हमारा ये पूरा इंटरेस्ट का नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, और इंडेक्सिंग हमारा बचा हुआ है, ये हम लोग ईआर मॉडल के बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद में लास्ट में सिक्योरिटी देते हो कि किसको कितना बेसिकली मिलना चाहिए देखने के लिए। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ व्यू, ये भी हमारा बात का टॉपिक है, इसमें भी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें भी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग बेसिकली स्टेटमेंट वाइज अप्रोच होता है, रिक्वायरमेंट जो बोलता है, तो ये भी मतलब टेक्निकली गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईआर मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने जितना भी पढ़ा है उसका समरी यही है कि ईआर मॉडल एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, टेबल और रिलेशन का। ठीक है, एक टेबल दूसरे टेबल के साथ में कैसे रिलेट करता है उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको हाई डेटाबेस डिजाइन कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं। देखो, एंटिटी रिलेशनशिप में हमारे पास में जो मेन कंपोनेंट होते हैं, हमारे पास में तीन अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट सबको पता है कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। दूसरा एंटिटी सेट, और तीसरा रिलेशनशिप सेट।
एट्रीब्यूट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एलिप्स या फिर ओवल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंटिटी सेट जो होता है, इस एंटिटी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग टेबल कहते हैं। आप टेबल मान के चलो, जैसे एक स्टूडेंट का टेबल होता है, एक एम्प्लॉय का टेबल होता है, वैसे एंटिटी सेट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊं तो एंटिटी इज लाइक बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग उप्स पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो वहां पर जो आप कॉन्सेप्ट देते हो ऑब्जेक्ट का, वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर एंटिटी में। प्रोग्रामिंग में जो आप जो भी चीजें कंसीडर करते हो, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डीबीएमएस में उसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? इट इज अ प्लेस और अ कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी सेट हो गया, एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी सेट कहते हैं। और सेम टाइप, सॉरी, इसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। एंटिटी सेट मतलब एंटिटी का सेट। जैसे अगर स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन लिख दोगे तो वो आपका एंटिटी सेट हो जाएगा। सो एंटिटी सेट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, रिलेशनशिप इज सेट बाय डिनोटेड बाय डायमंड। ये हमारा तीन मेन कॉन्सेप्ट होता है, एट्रीब्यूट, एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जहां टफ होगा वहां पर मैं आ जाऊंगा पढ़ाने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब चलते हैं, इसको आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखना, अब हमारे पास में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स चार तरीके के होते हैं। की एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं की एट्रीब्यूट का। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अब आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी सेट है, ये स्टूडेंट के पास में एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया, कॉलम नेम। जैसे आप जब टेबल ड्रॉ करते हो, इस टेबल में आप क्या लिखते हो, ये टेबल किसका है, ये टेबल है स्टूडेंट का। अब इस स्टूडेंट के टेबल में आप एट्रीब्यूट्स देते हो, तो ये जो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट होते हैं वो आप ओवल शेप में करते हो, और ये जो रिप्रेजेंट करते हो वो आप किस में करते हो, रेक्टेंगल में करते हो। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसको आगे लेके जाएंगे तो ये देखना, की वाला जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो की एट्रीब्यूट होता है, प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होता है, उसके नीचे अंडरस्कोर, दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब अगर किसी ने बोला, अब इसकी डेफिनेशन मत पूछना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ की एट्रीब्यूट। डेफिनेशन ऑफ की एट्रीब्यूट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच यूनिकली डिटरमाइंस द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, किसकी, की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो ये इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। यहां पर अपने को जो है ना, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला की एट्रीब्यूट। अब हम लोग चलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है, एन एट्रीब्यूट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट, इट नोन एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट एड्रेस जो होगा वो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, मतलब ये मिलके बना है तीन चीजों से। जैसे एड्रेस में आप क्या करते हो, पिन हो गया, स्टेट हो गया और कंट्री हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, यू विल ट्राई टू राइट डाउन समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जो बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। एग्जांपल के लिए एड्रेस, एड्रेस जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास में आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। जैसे एग्जांपल के लिए फोन नंबर। ठीक है, यहां पर देखना, पहला कॉन्सेप्ट है क्या, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कैन होल्ड द मल्टीपल वैल्यूज इज नोन एज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे डिस्कशन किया था। इट इज रिप्रेजेंटेड विद अ डबल ओवल्स इन ईयर डायग्राम। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर। ठीक है, सो दैट फोन नंबर एट्रीब्यूट जो हो गया वो मल्टी वैल्यूड, मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। अब मल्टी एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, डबल ओवल से रिप्रेजेंट होता है। कौन सा, मल्टी वैल्यूड। ठीक है, एक स्टूडेंट है, ये की एट्रीब्यूट हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट नेम है। अब ये एज में ना डैश लाइन है, ये मैं बाद में भी बताता हूं। पहले अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, स्टूडेंट फोन नंबर। स्टूडेंट फोन नंबर इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो आपको बोलना है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है वो डबल ओवल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या कहता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट एक्चुअली उसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो दूसरे से डिराइव्ड होता है। ठीक है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड ओवल लाइन इन ईयर डायग्राम। फॉर एग्जांपल, अब पर्सन का जो एज है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट होगा। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पर्सन एज इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट एट इज चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर एट्रीब्यूट। जिसकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये एज है, एज जो है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, वो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चार तरीके का एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया। पहला है जो है की एट्रीब्यूट, उसको कैसे पहचानते हैं, उसको इस तरीके से पहचानते हैं। दूसरा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बना हो। फिर है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। ठीक है, उसके बाद में एज एट्रीब्यूट, सॉरी, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स जिसकी वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। दिस वन इज डिराइव्ड। ठीक है, दिस वन इज मल्टी वैल्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेम जो है वो कंपोजिट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, नेम जैसे नाम हो गया, वो क्या, वो कंपोजिट है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। ठीक है, इसके अलग अलग कॉलम आएंगे, फर्स्ट नेम, एफ नेम, एल नेम, एम नेम, इस तरीके से। तो वो भी क्या है, दो से तीन एट्रीब्यूट से मिलकर बना हुआ है। तो ये था आपका चार तरीके का एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन तो ईजी है, मल्टी वैल्यू हमने ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, डिराइव्ड भी हो गया। डेफिनेशन बहुत ईजी, डेफिनेशन टफ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आर इंपॉर्टेंट। की एट्रीब्यूट, कंपोजिट, डिराइव्ड, और फिर क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड। ठीक है, तो ये था आपका ये कॉन्सेप्ट। किसी को डाउट है इसमें, एनीवन?
क्लियर है? ठीक है, अरे डिराइव वाला क्या भाई, डिराइव वाला बता तो दिया मैंने, व्हाट इज डिराइव्ड? ये लिखा तो है सामने। ठीक है, आई विल गो लिटिल बिट स्लो। डेट ऑफ बर्थ कैसे कंपोजिट हो गया? डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल एट्रीब्यूट है भाई, डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल एट्रीब्यूट है। अच्छा, एक्चुअल में जब आप इसका टेबल बनाते हो, ठीक है, इस टेबल में क्या करते हो, पहले आपने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, इसमें स्टूडेंट आईडी, फिर डेट ऑफ बर्थ, एज, नेम, और फिर स्टूडेंट फोन नंबर, ठीक है, फिर डेटा फीड करते हो, फिर फोन नंबर 1, फोन नंबर 2, फोन नंबर 3, फिर इसको आप 1NF में कन्वर्ट करते हो, फिर वैल्यूज लिखते हो, यही चीज करते हैं ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये ठीक है, डाउट आप लोग पता नहीं क्यों पूछते हो, मेरे क्लास में यूजुअली डाउट नहीं आता, बट ठीक है, अभी मैं एक इंग्लिश बैच पढ़ा रहा हूँ, उस इंग्लिश बैच में पता है कोई डाउट नहीं पूछता, बोलते हैं आ ही रहा है तो डाउट क्या पूछे, बोला फिर भी पूछ लो, बोलते नहीं, बोला फिर वो 6 बजे वाली क्लास में आओ, तो लोग बोलते नहीं उधर नहीं आना, उन लोग अननेसेसरी का डाउट पूछते हैं। ठीक है, चलो तो ये था आपका क्या, ठीक है, विच इज नथिंग बट दिस टाइप्स ऑफ डाउट, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कुछ नहीं है भाई, इतना लोड मत लो, ठीक है, सिंपल सिंपल है, इसकी फोकस ये करना है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। पहला की एट्रीब्यूट कैसा होता है, नॉर्मल एट्रीब्यूट का क्या रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मल एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन है ओवल, ठीक है, ओवल क्या होता है, दैट इज जस्ट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेशन। की एट्रीब्यूट अंडरस्कोर, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैसा होगा, डैश लाइन, फिर मल्टीवैल्यूड डबल लाइन, डबल ओवल शेप, ठीक है, और फिर कंपोजिट आपका ये, दैट्स इट, 4 लाइन। अब हमारे पास में ये आता है कि एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है, जैसा आप एंटिटी सेट को सिंपल तरीके से टेबल का नाम समझ सकते हो, जैसे ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट एंटिटी सेट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, जैसे आप ये स्टूडेंट का टेबल बनाओगे ना, इस स्टूडेंट के टेबल में आपने एसआईडी लिख दिया, एस नेम लिख दिया, और फिर ये फीस लिख दिया, तो ये स्टूडेंट 1, एस नेम ए, फीस 5000। तो ये क्या बताता है, ये एक एंटिटी है। वैसे ही एक दूसरा एंटिटी आएगा, फिर तीसरा एंटिटी, ये अगर इनका मैं सेट बना दूं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट। इस पूरे एंटिटी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटी सेट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। सो सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या है, सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज है, जैसे ये एक एंटिटी, ये एंटिटी 1 है, ये एंटिटी 2 है, ये एंटिटी 3 है, ये एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, तो ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अब इसको सेट बोला है, ठीक है, सेट बोला है, इसलिए ये एंटिटी सेट हो गया। एंटिटी सेट इज इक्विवेलेंट टू टेबल, सिंपल। डेटाबेस जब डिजाइन करने जाते हो तो जो एंटिटी सेट रिप्रेजेंट, मतलब जो ये रेक्टेंगल में लिखते हो, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, टेबल में कन्वर्ट होता है, और फिर जो भी एट्रीब्यूट होता है वो कॉलम में कन्वर्ट होता है। यही कॉन्सेप्ट है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फोकस करना है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, one entity is related to the another entity, so this type of relation is called as a, what it is called as, it is called as a binary relation. Okay, let's try to take an example. Suppose, ठीक है, अब जैसे मैं, ये एक एंटिटी है, ठीक है, अब रिलेशनशिप में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक एम्प्लॉय का टेबल है, तो ये एम्प्लॉय एंटिटी सेट हो गया, और एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए व्हाट आई विल ट्राई टू राइट डाउन, आई विल ट्राई टू राइट डाउन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, ओके, वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। तो ये जो है ये रिलेशनशिप हो गया। सर इससे नहीं समझ में आया, तो मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें हम लोगों ने बार बार यहां पर डिस्कशन किया है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देखना, ये स्टूडेंट का टेबल हो गया, ठीक है, और ये कोर्स का टेबल हो गया, या कोर्स एंटिटी सेट हो गया, एंड एनरोलमेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कोर्स एंड स्टूडेंट, ठीक है, ये एनरोलमेंट, एनरोलमेंट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, ठीक है, इस स्टूडेंट ने एनरोल किया है ये वाले कोर्स में, क्योंकि इनको रिलेट भी तो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इज बेसिकली व्हाट, स्टूडेंट जो हो गया ये एक एंटिटी सेट हो गया,
कोर्स जो हो गया वो एक एंटिटी सेट हो गया। अब आप बोलोगे इसको एंटिटी सेट क्यों बोला जा रहा है, इसको टेबल क्यों नहीं बोलते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, आप इसका भी टेबल कन्वर्ट करते हो, आप इसका भी टेबल कन्वर्ट करते हो और आप इसका भी टेबल कन्वर्ट करते हो, इसलिए टेबल वर्ड जो है ना वो एम्बिगुअस है यहाँ पर। मैं अगर आपको ये समझाने के लिए बोला था कि एंटिटी सेट यू कैन कंसीडर एज अ टेबल, बट नाम क्यों दिया गया है अलग से? अलग से नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब मैं आपको समझा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि एंटिटी सेट को आप टेबल जैसा कन्वर्ट करो, व्हिच इज राइट एक्चुअली। बट इसको अलग से एंटिटी सेट क्यों बोला गया है? क्योंकि जब आप टेबल के फॉर्मेट में एम्बिगुअस होता है, इसलिए जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसका भी एक टेबल बनेगा, इसको कन्वर्ट करोगे इसका भी एक टेबल बनेगा, इसको कन्वर्ट करोगे इसका भी एक टेबल बनेगा। तो इसलिए टेबल का नाम लेके एंटिटी सेट ले रहे हैं ताकि आप डिफरेंशिएट करो कि एंटिटी सेट क्या हो रहा है और रिलेशनशिप क्या हो रहा है। ठीक है, हालांकि बहुत इजी है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। अभी मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेशनशिप का है। जब आप एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ में रिलेट करते हो तो रिलेशनशिप आता है, और इस रिलेशनशिप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्सेस, ये टाइप का रिलेशनशिप आता है। अब ये रिलेशनशिप बोलता कौन है, बताता कौन है, कि कौन बताएगा कि रिलेशनशिप होगा दो टेबल के बीच में या नहीं? ये टोटली आपका जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, जब आपको रिक्वायरमेंट दिया जाएगा, जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो उस रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल, कंसीडर यू हैव टू मेंटेन वन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इन अ कंपनी वेयर सम एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू सम डिपार्टमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ पर एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी सेट है, और एम्प्लॉय इज वर्किंग इन सम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय इज वन एंटिटी सेट, डिपार्टमेंट इज अनदर एंटिटी सेट, मैनेजेस इज रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द डिपार्टमेंट। ये कौन बताएगा हमें? ये हमें टोटली रिक्वायरमेंट के ऊपर गैदर होता है। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग है तो उसका एक अलग डीबीएमएस बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, दूसरे का रिक्वायरमेंट अलग है तो उसका एक अलग बनेगा। तो ईआर डायग्राम जरूरी नहीं कि जो एक ही कंपनी के लिए एक कंपनी में आए तो वही सेम ईआर डायग्राम दूसरी कंपनी में वर्क करे, नहीं, ये टोटली रिक्वायरमेंट का काम है। किसी को अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके का हो सकता है, किसी को कुछ दूसरा रिक्वायरमेंट, किसी को दूसरा रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, हालांकि छोड़ो, अभी हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस एग्जांपल इज इनफ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे टेबल लिए हैं जहां पर स्टूडेंट का टेबल बनाया था, कोर्स का टेबल बनाया था, और फिर एनरोलमेंट का टेबल बनाया था। फिर मैंने आपको बताया था, जैसे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट का टेबल होता है। ठीक है, और जहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, एसआईडी लिख दिया हमने, फिर एस नेम लिख दिया, दिस ऑल आर द स्कीमास। फिर एनरोलमेंट का हम लोग लिखते हैं, एनरोलमेंट में वी आर हैविंग द एसआईडी एंड सीआईडी, and then we are writing the course and which is nothing but CID and all. So this enrollment is relationship between this entity and this entity. मैं mix नहीं करना चाहता हूँ, मैं अभी सिर्फ ये डायग्राम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बट ये एग्जांपल इज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक एंटिटी सेट है। ठीक है, स्टूडेंट एक एंटिटी हुआ, उसके सेट को अगर लिखोगे तो एंटिटी सेट हो गया। क्लियर है, ये भी एक एंटिटी सेट हो गया, इनको रिलेट करने के लिए रिलेशनशिप आ गया हमारे साथ में। तो रिलेशनशिप को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ डायमंड। अब हमारे पास में अलग अलग तरीके का रिलेशनशिप होता है, जैसे बाइनरी रिलेशनशिप हो गया यहाँ पर, तो एक एंटिटी सेट दूसरे एंटिटी सेट के साथ में रिलेट कर रहा है, दो है तो बाइनरी। समटाइम्स इट इज आल्सो द टर्नरी, मतलब तीन एंटिटी सेट रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। एग्जांपल आई विल गिव यू, जैसे जैसे टाइम आएगा, अभी सिर्फ डायग्राम पे फोकस करो, इसकी डायग्राम कैसे बनती है और गेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की रिलेशनशिप होती है। पहले तो बाइनरी रिलेशनशिप अगर सिर्फ दो एंटिटी के साथ में हो गया, फिर टर्नरी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, जो तीन एंटिटी के साथ में रिलेट करता है। एग्जांपल आई विल गिव यू लेटर। या तो आपका जो है वो एन एरे रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, आर कैन बी रिलेटेड टू एन एंटिटीज ऑल्सो, मतलब एक रिलेशन जो है वो एन नंबर ऑफ एक रिलेशनशिप जो है वो एन नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ में भी रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग एन एरे रिलेशनशिप कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर था जो अभी मैंने आपको ले लिया, स्टूडेंट है, एसआईडी, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर दिस वन इज की, दिस वन इज आल्सो की, एंड एनरोलमेंट। तो स्टूडेंट, रिलेशनशिप, एनरोल, कोर्सेस। तो ये था आपका एट्रीब्यूट, मैंने बता दिया, मैंने आपको एंटिटी सेट बता दिया, मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया, और सारे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स बता दिए। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर नाउ? एक्चुअल में तुम लोग डाउट जो पूछ रहे हो, डाउट ये सब है ही नहीं है, डाउट अभी आएगा आगे। क्लियर है? बताओ। ए तुम लोग क्या बता सकते, तुम लोग बता ही नहीं सकते हो। हाँ आप बताओ, क्लियर है? हाँ यूनरी भी है, वो बाद में बताऊंगा, पहले जितना मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। यस अमित, ऑल क्लियर? हाँ अमित भाई, ठीक है। जैसे टर्नरी का भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट और मेडिसिन, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, और मेडिसिन। तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ अ टर्नरी रिलेशन। रवि वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि एनरोलमेंट का की क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
वो तो टफेस्ट टॉपिक है ईआर मॉडल का। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन मी एंड यू व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज टीचर स्टूडेंट, ठीक है, टीचर स्टूडेंट, टीचर टीचेस सम सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट, सो टीचिंग इट इज काइंड ऑफ वन थिंग, ठीक है, बेसिक चीज है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब, इसमें क्या होता है, जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है वो रिप्रेजेंटेशन की होती है, बाकी का इंग्लिश हिंदी आप लिखो, आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है हिंदी लिखो। अरे यार ये कंफ्यूज मत हो, अभी मत कंफ्यूज हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जहां पे आएगा वो मैं बताते चलूंगा आपको, ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ओके चलो ये हो गया, हो गया हो गया हो गया, बस बस। अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। एक्चुअल डाउट यहां से शुरू होगा, अभी तो सिर्फ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया कौन कैसा रिप्रेजेंट होता है, एक्चुअल डाउट यहां से स्टार्ट होगा। कंस्ट्रेंट में होता है पार्टिसिपेशन और मैपिंग टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। पहले हम लोग पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पहला है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन दो तरीके के पार्टिसिपेशन होते हैं, एक टोटल पार्टिसिपेशन और एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन, वन इज बेसिकली द टोटल पार्टिसिपेशन, अनदर वन इज द पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब ये इसका मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले if every entity in an entity set must participate in a relationship set then it is called as a total participation। मतलब अगर entity set जो है, मतलब entity set का हर एक entity, ठीक है, अगर relationship में involve होगा, ठीक है, must participate, every entity in an entity set must participate in a relationship, that is called as a total participation। या बोल सकते हो 100% participation होना चाहिए। और total participation की जो representation होती है वो डैश लाइन, डबल लाइन से होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, इट मींस पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एंटिटीज, मतलब हर एक एंटिटीज के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। सीधी सी बात, आपको एग्जांपल चाहिए, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ कि हर एक एंटिटीज इन्वॉल्व होगा, अगर नहीं इन्वॉल्व हुआ तो उसको पार्शियल बोलते हैं। पार्शियल का सिंगल लाइन है, टोटल का डबल लाइन है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन, एवरी एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी, सीधी सी बात है, हर एक एम्प्लॉय क्या करेगा? कंपनी के लिए काम करेगा, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय विल वर्क फॉर अ कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब आप ये टेबल बनाते हो, ठीक है, इस टेबल में आपने एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, हर एक जो है ना वो पार्टिसिपेट करेगा। सो एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर अ कंपनी, सो दैट इज 100% पार्टिसिपेशन। या तो इसको दूसरे तरीके से मैं विजुअलाइज करवा लूं, ठीक है, दूसरे तरीके से, ओ भाई, दूसरे तरीके से विजुअलाइजेशन करवाऊं, जैसे ये एक एंटिटी है, ठीक है, दिस इज योर एंटिटी सेट, इसमें ये वाला ये भी पार्टिसिपेट करेगा, 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 ये वाला ये भी पार्टिसिपेट करेगा। मतलब अगर इसमें 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसको 100% पार्टिसिपेशन बोला जाता है या टोटल पार्टिसिपेशन बोला जाता है, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय विल वर्क्स फॉर अ कंपनी, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब हर एक एम्प्लॉय काम करेगा, सीधी सी बात है। अब पार्शियल के बारे में बात करते हैं। पार्शियल पार्टिसिपेशन में अ स्टूडेंट प्लेज फॉर स्पोर्ट्स, अगर स्टूडेंट और स्पोर्ट्स का मैं रिलेशनशिप देखूं, स्टूडेंट प्लेज फॉर स्पोर्ट्स। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स प्ले करें। स्टूडेंट नंबर 1 स्पोर्ट्स प्ले कर रहा है, स्टूडेंट नंबर 2 नहीं कर रहा है, स्टूडेंट नंबर 3 मे बी सम ट्राई टू प्ले द अदर स्पोर्ट्स आल्सो। सो यहां पर नॉट एवरी स्टूडेंट प्लेज स्पोर्ट्स, सम स्टूडेंट प्लेज क्रिकेट, फुटबॉल एंड सम डू नॉट। सो स्टूडेंट प्लेज स्पोर्ट्स, तो इसमें जो स्टूडेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिलेशनशिप है, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट? दैट वी कॉल्ड एज अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन कैसा रिप्रेजेंट होगा? डबल लाइन से। पार्शियल पार्टिसिपेशन कैसा रिप्रेजेंट होगा? सिंगल लाइन से। Did you get my point? Okay, let's try to understand this example. Okay, जैसे every employee, this is the ER model, ये टेबल रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, इसमें एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम लिख दिया, इसमें प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है, दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन। डबल लाइन का मतलब क्या हो गया? टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन। दिस वन इज द पार्शियल पार्टिसिपेशन। क्लियर है? That is, every employee will work for some project, but all the projects are not managed by all the employees, ठीक है। दिस इज द पार्शियल, while this is the total participation। so total participation का मतलब क्या है? डबल लाइन। पार्शियल का मतलब क्या हो गया? सिंगल लाइन। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी एक रिक्वायरमेंट देती है कि देयर इज अ एम्प्लॉय, देयर इज अ डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजेस द डिपार्टमेंट, कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि एवरी डिपार्टमेंट मैनेजेस बाय सम एम्प्लॉय। ये कंडीशन है, ये रिक्वायरमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट इट इज मैनेज बाय द कंपनी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, ठीक है, ये आपका एंटिटी, ये रिलेशनशिप और ये आपका एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स कंसीडर कि दिस इज एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ठीक है, मैनेजेस बाय और मैनेज, दिस इज डिपार्टमेंट नंबर 1 इट इज मैनेज बाय एम्प्लॉय 1। हर एक डिपार्टमेंट मैनेज होना चाहिए। डिपार्टमेंट नंबर 2 इट इज, ये रिलेशनशिप है, मैनेज बाय दिस एम्प्लॉय। तीन ही डिपार्टमेंट है, सो दिस डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय, ओके, दिस डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय, लेट्स कंसीडर दिस एम्प्लॉय। सो अब इसमें 10 एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ठीक है, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, सब लोग हैं। अब यहां पर देखना, क्या इसमें सारे एम्प्लॉय इन्वॉल्व है? नहीं। सबका पार्टिसिपेशन है? नहीं। लेकिन इसमें अच्छा, ये कंस्ट्रेंट बेस्ड ऑन दिस, एवरी डिपार्टमेंट मैनेजेस बाय सम एम्प्लॉय, ये कंडीशन दिया हुआ है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट मैनेज होना चाहिए बाय सम एम्प्लॉय। तो अब इसमें देखो, इसमें टोटल पार्टिसिपेशन है, ये एंटिटी का भी पार्टिसिपेशन है, इसका भी पार्टिसिपेशन है, इसका भी पार्टिसिपेशन, लेकिन E3 जो है उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी को मैनेज नहीं कर रहा। E4 जो है उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, वो किसी को मैनेज नहीं कर रहा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप इसका टेबल बना, सॉरी, जब आप इसकी डायग्राम बनाने जाओगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये टोटल पार्टिसिपेशन, दिस इज पार्शियल पार्टिसिपेशन, ये आपने एम्प्लॉय लिखा, डिपार्टमेंट, ठीक है, दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन, दिस इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब ये है कि ये जितने एम्प्लॉय होंगे, अगर वो सारे के सारे इंगेज हो रहे हैं, सब इंगेज हो रहे हैं, तो टोटल हो गया। अगर कुछ इंगेज हो रहे हैं तो पार्शियल हो गया। और ये कहां से पता चलेगा? रिक्वायरमेंट बाय कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट और कोर्स, एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक वन कोर्स, ठीक है, दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि हर एक बच्चे को कंपलसरी है कोर्स लेना, तो ये क्या हो गया? टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। बट ऐसा नहीं है कि ऑल द कोर्सेज, या फिर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और कोर्सेज हो गया, हर एक स्टूडेंट को कोर्स लेना पड़ेगा। हाँ, आप कोर्स का लो, कुछ कोर्सेज जो है किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया, तो स्टूडेंट वाला टोटल पार्टिसिपेशन हो गया, कोर्स वाला जो हो गया वो पार्शियल हो गया। क्लियर? बिटवीन टोटल एंड पार्शियल। इज इट क्लियर? अभी तक तो हम लोग, ठीक है, अभी तक तो हम लोग ने एक्चुअल स्टार्ट भी नहीं किया गेट, ये तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। अरे रेहान भाई, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या एक्सप्लेन करूं? ठीक है, ओके, बस चलो। अब दूसरा कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा मैपिंग कंस्ट्रेंट, इस पे डाउट पूछोगे तो मेरे को एक बार थोड़ा दिल भी करेगा, नहीं बताता हूं। टोटल पार्टिसिपेशन, और अब इसमें आपका कंफ्यूजन आएगा, तो वहां पे मैं प्ले करूंगा कार्डिनलिटी या फिर मैपिंग, वन या फिर मेनी। सुनना, ठीक है, वन और मेनी। बाइनरी रिलेशनशिप में हमारे पास में चार तरीके की मैपिंग होती है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब दो तरीके का कंस्ट्रेंट है, एक पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट है और एक मैपिंग कंस्ट्रेंट है। अब दोनों में फर्क क्या है वो भी बताता हूं। मैपिंग जो बोलता है वो कार्डिनलिटी बोलता है। चार तरीके का है बाइनरी रिलेशनशिप। वन, वन का मतलब एटमोस्ट वन, मतलब या तो जीरो भी हो सकता है या तो वन भी हो सकता है। मेनी का मतलब या तो जीरो या तो एनी नंबर। इसमें फर्क बताता हूं, ये स्ट्रॉन्ग के साथ में रिलेट करता है, प्लीज लिसन एवरीवन, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये इवन हो गया,
ये E2 हो गया और ये E3 हो गया और ये E4 हो गया। जो ये टोटल और पार्शियल होते हैं ना, वो बाहर से खड़े होके दिखता है। यहाँ खड़े होके देखोगे तब पता चलेगा कि टोटल है या पार्शियल है। मैपिंग जो होती है वो अंदर खड़े होके देखने पे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर E1 इन्वॉल्व है और अगर E3 इन्वॉल्व है, तो बाहर से खड़े होके देखो क्या सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये पार्शियल हो गया। क्या हो गया? पार्शियल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो एम्प्लॉय है, ठीक है, E1 हो गया, ये E3 हो गया। अब अंदर जाके देखोगे तो E1 is working on one project. For example, E1 is working on project number 1. E3 is working on project number 2, project number 3, project number 4. तो ये क्या हो गया? ये मेनी रिलेशनशिप हो गया। Are you getting my point? मतलब this one is projecting on many. तो अंदर से जो वैल्यूज आपको दिख रही है वो क्या होगी? मेनी टाइप की होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो बाहर से पार्शियल या टोटल दिखेगा, अंदर से जाके देखोगे तो क्या दिखेगा आपका? 1 to 1, सॉरी, या तो 1 to 1 या तो 1 to many। ओके, लेट्स ट्राई टू टेक वन कंडीशन। फॉर एग्जांपल के लिए कंडीशन ये है कि हर एक बच्चे को कम से कम एक कोर्स लेना है। ठीक है, हर एक बच्चे को कम से कम एक कोर्स लेना है। इट इज मैंडेटरी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4। ठीक है, फॉर एग्जांपल DBMS, फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल AI। ठीक है, अब इट इज मैंडेटरी एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक एटलीस्ट वन कोर्स। ठीक है, सारे बच्चे को कोर्स लेना है। हाँ, ये भी कोर्स लेगा, ये भी कोर्स लेगा, ये भी कोर्स लेगा, ये भी कोर्स लेगा। तो बाहर से खड़े होकर क्या दिखा? टोटल दिखा, टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन। अब इस बच्चे ने क्या किया? DBMS का भी कोर्स लिया, डिस्क्रीट का भी कोर्स लिया। अब इस बच्चे ने क्या किया? DBMS का भी कोर्स लिया और इसने AI का भी कोर्स लिया। अब इस बच्चे ने डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स लिया और AI का कोर्स लिया। इस बच्चे ने डिस्क्रीट का भी कोर्स लिया और DBMS का भी कोर्स लिया। सो दिस इज व्हाट? मेनी टू मेनी टाइप ऑफ कार्डिनलिटी। मेनी स्टूडेंट्स कैन टेक मेनी कोर्सेस, बट इट इज कंपलसरी कि हर एक स्टूडेंट को कोर्स लेना ही है। समझा? तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल पार्टिसिपेशन या पार्शियल पार्टिसिपेशन, बाहर खड़े होकर देखो क्या सारे बच्चे कोर्स लेंगे? हाँ, ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा। अब ये एक कोर्स ले रहा है या 10 कोर्स ले रहा है, वो अंदर जाके पता चलेगा। दैट इज मैपिंग। बाहर से हमें पता चलेगा कि इट इज अ टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। सो टोटल पार्टिसिपेशन कब है? जब हर एक स्टूडेंट इन्वॉल्व है। दैट इज अ टोटल पार्टिसिपेशन। फिर अंदर जाके जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इट इज व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन। एक स्टूडेंट एक कोर्स ले रहा है या एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स ले रहे हैं। लेट्स ट्राई टू टेक वन एग्जांपल जहां पर मैं आपको 1 to 1 टाइप का, ठीक है, और 1 to many टाइप का बताता हूं। जैसे बाइनरी रिलेशनशिप मैपिंग 4 तरीके की होती है। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। अब पहला देखते हैं, ईच पर्सन हैज वन पासपोर्ट। ठीक है, अब जैसे इसमें देखोगे फॉर एग्जांपल के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन 1 और 1 है। पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3। ठीक है, पासपोर्ट 1, पासपोर्ट 2, ठीक है, पासपोर्ट 3। अब 1 to 1 में क्या होगा? इसके पास में ये पासपोर्ट है, इसके पास में ये पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट इसने नहीं लिया, और ये पासपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये पासपोर्ट पर्सन नंबर 3 के पास में कोई पासपोर्ट नहीं है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी हो सकती है वो या तो 0 से 1 होगी, मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। 0 से 1 होगी। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इट इज द एरोज लाइन। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा, 1 to many, one customer can order many order, one customer can place many orders. For example, customer number 1 has placed this order, this order, this order. Customer number 2 has placed this order, this order, this order. प्लीज अभी इग्नोर करना वो 1 2 और वो सब क्या कहते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ मैं बाइनरी रिलेशनशिप बता रहा हूं। ठीक है, वन कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 to many। ठीक है, इसके तरफ से एक होगा, इधर मेनी होगा। 1 to many। ठीक है, डन। Next type of example, many students can study in one college, many to one. Student assigned many projects, so many to many. Done? Is it clear? अब चलते हैं एक्चुअल पे। ठीक है, इतना डन? कोई डाउट नहीं है ना अभी? अरे भाई नरेंद्र भाई, एक बार पूछ लिया ना ये डायग्राम से, भाई आएगा तो 2 मार्क का भी आ जाता है। Okay, how to identify 1 to many? 1 to many you can identify by this. 1 will be arrow, many will be line.
अरे भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों को? ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। और आज का टॉपिक पहले एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो, मेरे को बस 1 मिनट का टाइम देना, फिर स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम्हारा क्लियर है या नहीं क्लियर है, बताओ जल्दी। पक्का? दूसरे तरीके से बता देता हूँ। A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये क्या हो गया? 1 to 1। A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये क्या हो गया? 1 to many। A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये क्या हो गया? many to 1। A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये क्या हो गया? many to many। क्लियर? ठीक है, पहला वाला 1 to 1, दिस इज 1 to 1, दिस इज 1 to many, दिस इज many to 1, दिस इज many to many। डन। One person can place many orders, so 1 to many, many to 1। हेलो 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 हेलो, क्लियर है? हाँ, सेकंड एंड थर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है, उल्टा उल्टा है एक तरफ से। अरे वो सेम ही लिखा था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 many to 1। ठीक है,
डन। ठीक है, आगे बढ़ो अभी। चलो अब गेट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज अ गेट पॉइंट ऑफ व्यू? एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखना, ये एक्चुअल गेट है, यहां पे आपका डाउट आना चाहिए, बट मैं आने नहीं दूंगा, ध्यान से देखना। जो एक्चुअल गेट में पूछता है उसके बारे में, गेट में सीधी सी बात है रिप्रेजेंटेशन तो पूछेगा नहीं। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दिस। देयर इज वन एंटिटी सेट E1, देयर इज अनदर एंटिटी सेट E2, देयर आर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ E1। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि इसमें से ही आपका मेन गेट का डाउट आता है। ठीक है, ऊपर दिख रहा है क्या? ठीक है, E1 E2 ये आपका रिलेशन हो गया। इट इज हैविंग टू एट्रीब्यूट्स AB, इट इज हैविंग टू एट्रीब्यूट CD, ये इसका की है, ये इसका की है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी का मेरे लिए इजी हो जाएगा, और जिन बच्चों ने एक दो बार गेट दिया है उनके लिए भी जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस इज अ टेबल। अभी मैं आपको सारी चीजों की वैरायटीज पढ़ाऊंगा, बट पहले हम लोग एक वैरायटी ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशन। जिस तरफ वन होगा उस तरफ एरो ये होगा, सो दिस इज वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशन। लेट्स कंसीडर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशन है। प्लीज एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। ठीक है, वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशन है, सो व्हाट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन पार्शियल कैसे दिखता है? टोटल पार्टिसिपेशन या पार्शियल पार्टिसिपेशन कैसे पता चलता है? डबल लाइन आएगी तो टोटल होगी। अभी हमारे लिए क्या है, वन टू मेनी टाइप है, दोनों पार्शियल है। दोनों पार्शियल है मतलब जरूरी नहीं कि सब इन्वॉल्व हो। ठीक है, लेट्स कंसीडर समथिंग लाइक दिस। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द टेबल ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर this one is representing A1, this one is representing A2, this one is representing A3, this one is representing C1, this one is representing C2, this one is representing C3, this one is representing C4। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई पॉसिबिलिटी। अब ये रिलेशनशिप क्या है? वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका टेबल बनाने गया, ठीक है, इसके टेबल में देयर इज अ रिलेशन, इन दिस रिलेशन देयर इज अ A, देयर इज अ B, A is a key, A1 A2 A3, this one is representing A1, this is A2, this is A3, attributes of this table of this। ठीक है, this one is representing another table, let's consider this as S and C and D। C is a key and then it will have C1, this is C2, this is C3, this is C4। इसके लिए नहीं लिख रहा हूं कुछ भी, जरूरत भी नहीं है, इसके लिए भी नहीं लिख रहा हूं। एंड नाउ आई वांट टू ड्रॉ द टेबल ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, यहां पर कुछ भी एट्रीब्यूट मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं बताया मैंने ये बताया हमारे पास में ये डायग्राम है, ये एक एंटिटी हो गया, ये दूसरा एंटिटी हो गया, ये रिलेशनशिप है, वन टू मेनी टाइप का कंस्ट्रेंट यहां पर दिया हुआ है। पार्टिसिपेशन दोनों का पार्शियल पार्शियल पार्टिसिपेशन है, वन टू मेनी टाइप का दिया है। इसको इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया कि A1 इज इन्वॉल्व विद C1 एंड C2, A2 इज इन्वॉल्व विद C3। ठीक है, अब हमारे पास में रिलेशनशिप का टेबल आया, लेट्स कंसीडर इसको मैं आई ट्राई टू राइट डाउन दिस एज R टेबल। ठीक है, अब R के टेबल में पहला एट्रीब्यूट क्या आएगा? R के टेबल में आपका जो एट्रीब्यूट आएगा वो की ऑफ दिस टेबल एंड की ऑफ दिस टेबल। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि R वहां पे लिखा है। रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब रिलेशनशिप में अगर हमारे पास में एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, सो एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप टेबल will contain key of E1 and key of E2 and this should be valid for what? This should be valid for every type of relation। मतलब हर एक रिलेशनशिप में ये आएगा। कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी देते हैं, तो वो तो आएगा ही आएगा। अगर एट्रीब्यूट्स नहीं दिया है, ठीक है, इफ द एट्रीब्यूट इज नॉट गिवन, या तो अगर एट्रीब्यूट्स दिया भी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द की ऑफ E1 एंड की ऑफ E2। इसका की क्या है? A, इसका की क्या है? C। Now the relationship is one to many type of relation। Now what we will try to do, right here I can write A1 is involved with C1,
A1 इज ऑल्सो इन्वॉल्व विथ C2, ठीक है, एंड A2 इज इन्वॉल्व विथ C3। समझ में आ गया? ये वन टू मेनी टाइप का मैंने लिख दिया। पहला टेबल मैंने लिखा, क्या करना है आपको, एफडीज अगर मैं चेक करने जाऊं, इसकी एफडीज ए इज डिटरमाइनिंग बी क्योंकि ये की है, इसकी एफडी सी इज डिटरमाइनिंग डी क्योंकि ये की है, इसकी एफडीज क्या होगी, बीच वाले की एफडीज क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूं ए कैन डिटरमाइन सी? नो, आई कैन से दैट सी इज डिटरमाइनिंग ए। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू सबकी डिफरेंट है, ठीक है, सी की वैल्यू सबकी डिफरेंट है, क्योंकि ए क्या डिटरमाइन सी करेगा? नहीं, क्योंकि ए वन रिपीट हुआ है, अगर दो सेम होंगे तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए, पर राइट साइड डिफरेंट है, तो सी इज डिटरमाइनिंग ए। मैंने क्या किया, ये डायग्राम था पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है, कार्डिनलिटी क्या है, वन टू मेनी टाइप की कार्डिनलिटी है, एग्जांपल ये लिया, वन टू मेनी, A1 इज इन्वॉल्व विद C1, A1 इज इन्वॉल्व विद C2, A2 इज इन्वॉल्व विद C3, ये चीज मैंने लिख लिया। एफडी फिर इस टेबल में ये ए की है तो A1 A2 A3, अगर ये की है तो इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, इसमें सी की है तो सारे एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, चार एट्रीब्यूट्स थे C1 C2 C3, C1 C2 C3 C4। अब जो रिलेशनशिप का जो टेबल होगा उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, चाहे आप ये बाइनरी के लिए पढ़ो चाहे किसी भी टाइप का ये डायग्राम पढ़ो, रिलेशनशिप का जो एट्रीब्यूट होगा दैट विल बी द की ऑफ दिस टेबल एंड दैट विल बी द की ऑफ दिस टेबल। अब अगर इसका की मुझे पता करना होगा तो कैसे पता करूंगा, इसका की पता करेगा सी इज डिटरमाइनिंग ए, ठीक है, सी इज डिटरमाइनिंग ए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से दैट। क्वेश्चन इज ट्राइंग, गेट क्या क्वेश्चन पूछता है, गेट पूछता है कि आपके पास में ये ईआर डायग्राम है, इस ईआर डायग्राम से मिनिमम कितने टेबल आप बना सकते हो, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स यू विल रिक्वायर। तो अगर आप पहले तरीके से देखोगे तो पहले तरीके से हमको 3 टेबल की जरूरत पड़ेगी, एक ये टेबल, एक ये टेबल और एक रिलेशनशिप का टेबल। बट एक्चुअली रिलेशनशिप का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशनशिप के टेबल को मैं इसमें मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे मर्ज कर सकता हूँ या देखना, क्योंकि सी डिटरमाइंस कर रहा है ए, ये यूनिक है C1 C2 C3, तो व्हाट आई विल डू, इसी टेबल में, ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल मर्ज दिस रिलेशनशिप टेबल इनटू दिस पर्टिकुलर टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पर भी सी डिटरमाइन कर रहा है, यहां पर भी सी डिटरमाइन कर रहा है, यहां सी इज डिटरमाइनिंग डी, यहां पर सी इज डिटरमाइनिंग ए। तो जब भी आपका वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा, ध्यान से सुनना, वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा, तो इस रिलेशनशिप वाली टेबल में द की विल बिलोंग्स फ्रॉम द मेनी साइड। क्यों मेनी साइड? क्योंकि ये डिफरेंट हो रहा है, C1 C2 C3, इसका की जो होगा वो कहां से आएगा, दैट विल बिलोंग्स टू मेनी साइड। अगर वही मेनी टू वन होगा तो की जो होगा वो उस साइड से बिलोंग कर लेगा, क्योंकि यूनिक तो हमारा यही है C1 C2 C3। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स वी विल रिक्वायर, सो द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स वी विल रिक्वायर राइट नाउ, तो आप बोलोगे 3, लेकिन क्या इसको मैं और भी सॉर्ट आउट कर सकता हूं क्या, कैन आई सॉर्ट दिस थिंग, यस और नो, क्या इसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूं? यस, व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू गो, ठीक है, मैं इसको एक दूसरा बना लेता हूं, दूसरा बनाने की जरूरत है, इसमें सिखा देता हूं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू ऐड वन मोर एट्रीब्यूट हियर, I will try to add one more attribute which is nothing but A. So C1 to A1, so I'll write A1, C2 to A1, then I'll write A1, C3 to A2, then I'll write A2, C4 नहीं involved है, so I will get null. So now this A is a foreign key and then it is referring to this particular primary key, and right now then I will not require this particular table, मतलब ये वाला table की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। So minimum number of tables I will require with respect to one to many type of relation। तो ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पर वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो इसमें, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आई कैन से दैट कि आई विल रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ 2 टेबल्स। क्यों? क्योंकि इस टेबल की कोई जरूरत नहीं है, द सेम इन्फॉर्मेशन आई कैन राइट इट डाउन हियर एंड दिस इज अ फॉरेन की व्हिच इज रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर टेबल। सो रिलेशनशिप टेबल एक्स्ट्रा रिक्वायर है नहीं। गॉट इट? अंडरस्टूड? नाउ टेल मी। डन? क्लियर है? बताते चलना। ठीक है, तो अब इसकी एफडी क्या हो जाएगी, इसकी एफडी सी इज डिटरमाइनिंग डी एंड सी इज आल्सो डिटरमाइंस ए। मेनी टू many to one to many type of partial participation, this is also partial, this is also partial। this is a sample question सोम्या, अरे ये सैंपल क्वेश्चन ही है। विच टाइप ऑफ ज्वाइन यूजेस दिस, अरे भाई ज्वाइन की बात अलग है, अब ये 2 टेबल देगा, इस टेबल पे आप ज्वाइन करके जो आपको करना है करो। कॉन्सेप्ट ईआर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ईआर डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास में ईआर डायग्राम है तो उससे आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने निकाल सकते हो। समझ में आया? ए इज नॉट डिटरमाइनिंग सी,
रिलेशन कैन हैव एट्रीब्यूट्स, बट अभी के लिए जो है, अभी के लिए वाला बताओ यार। अरे नागराज भाई क्या नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ, क्या डाउट है, चलो बताओ क्या डाउट है। क्वेश्चन मेरा देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मेरे को उस तरीके की ईयर डायग्राम मिली तो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स वी विल रिक्वायर। सो आई विल रिक्वायर 2 मिनिमम टेबल्स, आई विल रिक्वायर दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन के लिए आई विल रिक्वायर 2 मिनिमम टेबल्स, 1 फॉरेन की। अब इसमें ज्वाइन का कॉन्सेप्ट मत लेके आओ, जब ज्वाइन का क्वेश्चन देता हूं तब नहीं करते हो, अभी मत करो। अब ये दो टेबल के ऊपर आपको रिलेशनल अलजेब्रा यूज करना, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बताते चलना। ठीक है, डन। पूरा एक लाइन में ये है, ठीक है कॉन्सेप्ट, ठीक है कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास में, ठीक है, अरे यार मैंने सब कुछ लिखा है, मैंने वन टू मेनी बताया है, फिर ये कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, फिर इसका ही टेबल मैंने बनाया, उसके बाद में अपने को ये टेबल की जरूरत नहीं है क्योंकि सी जो है वो यहाँ पर भी की का काम कर रहा है, सी जो है वो यहाँ पर भी की का काम कर रहा है। तो अब जो होगा, ठीक है, अब वन टू मेनी टाइप में जो रिलेशनशिप की मर्जिंग होगी वो किस तरफ जाएगी, वो मेनी की तरफ जाएगी। अगर यही कॉन्सेप्ट मेनी टू वन होगा तो रिलेशनशिप, अगर पहला मेनी होता दूसरा वन होता तो रिलेशनशिप की मर्जिंग जो होती वो कहाँ चली जाती, मेनी में चली जाती। ठीक है, डन एवरीवन। तो इससे हमको क्या समझ में आया, अगर हमारे ईयर डायग्राम में वन टू मेनी टाइप का रिलेशनशिप होगा, ठीक है, इस ईयर डायग्राम को कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स की जरूरत है, इस ईयर डायग्राम को, ठीक है, इस ईयर डायग्राम को हमें 2 मिनिमम टेबल की जरूरत है। डन एवरीवन। चलो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर यहां पर देयर इज ये कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखना, यस, अब ना ये एक कंपनी का ये है, ठीक है, कि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, एंटिटीज एम्प्लॉय, ठीक है, डिपार्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजेस रिलेशनशिप बिटवीन सेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसका पहले ये डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, और यहां पर एक रिलेशनशिप है दैट इज मैनेजेस। उसके बाद में क्या कहता है, रूल्स एंड कंस्ट्रेंट, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट दिया, मैपिंग कार्डिनलिटी, ईच एम्प्लॉय कैन मैनेज मेनी डिपार्टमेंट्स। सो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, दिस इज D4, this is E3, this is E4. Each employee can manage many departments. So this is managing this department and E2 is managing these two departments. ठीक है? So mapping cardinality क्या है? Each employee can manage many departments. So ये भी one to many type का है, ठीक है? So this is also one to many type of constraint. फिर पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या है, ईच डिपार्टमेंट मस्ट बी मैनेज बाय एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय, मतलब हर एक डिपार्टमेंट मैनेज होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये टोटल पार्टिसिपेशन होगा। सो सी द सेकंड स्टेटमेंट, सो दिस इज पार्शियल पार्टिसिपेशन, दिस इज टोटल पार्टिसिपेशन, दिस इज वन टू मेनी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। और ये क्या हो गया, ये एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा। क्लियर है ये, इज इट क्लियर? योगेश्वर पाटिल, इफ मोर एट्रीब्यूट्स आर देयर, अभी मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो मैंने ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया, ये वन टू मेनी पार्शियल पार्शियल था। वन टू मेनी पार्शियल पार्शियल वी विल रिक्वायर 2 मिनिमम टेबल्स। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, वन टू मेनी पार्शियल टू टोटल, ठीक है। इज इट क्लियर, शैल वी मूव अहेड? ओके, नाउ सपोज इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस टेबल, ठीक है, अब ये मैनेजर्स वाला टेबल आएगा, तो E1 इज मैनेजिंग D1, तो इसका एट्रीब्यूट क्या आएगा, व्हाट विल बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस, इसका एट्रीब्यूट एक एम्प्लॉय आईडी की ऑफ दिस टेबल, इसका एट्रीब्यूट एम्प्लॉय की ऑफ दिस टेबल, ठीक है। ये मैनेजर्स का हो गया, तो इसका एट्रीब्यूट क्या होगा, इसका की उठा के यहाँ रखेंगे, इसका की उठा के यहाँ रखेंगे, रिलेशनशिप लिखते हैं। फिर E1 इज मैनेजिंग D1, E1 इज ऑल्सो मैनेजिंग D2, ठीक है, E2 इज मैनेजिंग D3 एंड E2 इज ऑल्सो मैनेजिंग D4, ठीक है। अब इस टेबल में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर जो हो जाएगा दैट विल बी द की। सो वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप में जो इसका की आएगा वो कहां से आता है, मेरी तरफ से आता है। सो वी डोंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ टेबल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू पुट एन एक्स्ट्रा which is nothing but employee ID. Now employee ID will become what, employee ID will become this is E1, this is E1, this is E2, this is E2। अब अगर देखोगे कि उसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो पार्शियल पार्टिसिपेशन में फॉरेन की कैन बी नल, ओके, पार्शियल पार्टिसिपेशन में फॉरेन की कैन बी नल, बट द टोटल पार्टिसिपेशन में द फॉरेन की कैन नॉट बी नल, दिस इज द डिफरेंस। बाकी का कॉन्सेप्ट, इसमें भी कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर होंगे, 2 टेबल रिक्वायर होंगे। तो टोटल और पार्शियल समझ में आया क्या, टोटल में नल नहीं आएगा, पार्शियल में देयर विल बी ए नल।
डन एवरीवन, अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है, तो जब भी हम ना क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी क्या करेंगे, ये टोटल पार्टिसिपेशन का टेबल बनाएंगे हम। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी varchar 10 विच इज अ प्राइमरी की, ई नेम varchar 20, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट एम, ठीक है, डीआईडी varchar 10 प्राइमरी की, डी नेम varchar, ईआईडी varchar 10 विच इज नॉट नल। और ये वाली चीज कहां से आ रही है, ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन से आ रही है कि आपकी फॉरेन की कैनॉट बी नल। सो फॉरेन की ईआईडी है विच इज रेफरेंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ आईडी। सो दिस इज अ एसक्यूएल क्वेरी जब भी हम बनाएंगे टोटल पार्टिसिपेशन का। सो यहां पर ठीक है, यस आयान, वेरी गुड। सो ये दो टाइप का क्वेश्चंस, तो मैंने आपको वन टू मेनी टोटल का और वन टू मेनी पार्शियल का बता दिया। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट एवरीवन? यहां पर हम कंडीशन लगा रहे हैं विच इज नॉट नल, वी आर इंपोजिंग ऑन दिस विच इज नॉट नल। क्लियर है? मेरा सर दुख जाता है तुम लोगों को पढ़ाने में, बहुत रिपीट करवाते हो, बहुत गंदे बच्चे, पता नहीं है बैच। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट हो गया, बाकी का जिसको जाना है वो जा सकता है, और जिसको एग्जिस्ट पढ़ना है वो रुक सकता है। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो, गर्वित, हाँ जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बाकी जिनको एग्जिस्ट पढ़ना है वो वेट कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा एग्जिस्ट के बारे में और डिस्कशन कर लेता हूँ। चलिए डिस्कस करें। और ईआर डायग्राम कल वापस करूंगा, नहीं एग्जिस्ट अभी पढ़ा रहा हूं। अरे सीएस और डीए दोनों रुको भाई, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं मतलब रिपीट वाला ही है। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, बहुत बात कर ली है, 9:30 बजे तक क्यों नहीं पढ़ाते, 8:30 बजे तक क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहा हूं फिर भी। देखो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एग्जिस्ट फंक्शन क्या करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हाट एग्जैक्टली दिस एग्जिस्ट डू, एग्जिस्ट जो है, देखो बिना एग्जिस्ट के भी आप क्वेरी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट से क्वेरी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो एग्जिस्ट वाली क्वेरी होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो सम के लिए यूज होता है। मतलब व्हेन यू आर गोइंग फॉर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इज इक्विवेलेंट टू सम, ठीक है, एग्जिस्ट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एग्जिस्ट इज इक्विवेलेंट टू सम। अब सम की क्वेरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी रखी है, तो एग्जिस्ट करता क्या है, अब जैसे सम जो है ना वो क्या यूज करता है, सम यूज करता है ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेबल, एक टेबल है जिसमें 1200 रिकॉर्ड्स हैं, तो ज्वाइन अगर आप करोगे तो ज्वाइन क्या करेगा, वो 1200 रिकॉर्ड्स को 1200 रिकॉर्ड के साथ में कंपैरिजन करेगा। अब यहाँ पर एग्जिस्ट क्या रोल प्ले करता है, एग्जिस्ट चेक करता है कि रिकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट इनर क्वेरी इट रिटर्न्स ट्रू इफ द रिजल्ट ऑफ इनर क्वेरी इज नॉट एम्प्टी। मतलब सिंपल तरीके से आप ये देखो कि अगर आपके पास में ये एग्जिस्ट है, ठीक है, अगर इफ समथिंग इज प्रेजेंट, ओके, अगर यहाँ पर कोई भी चीज प्रेजेंट है, मतलब अगर एक रिकॉर्ड भी प्रेजेंट है, तो ये आंसर क्या करता है, ट्रू बोलता है। इसका काम सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना होता है, किसको, वेयर को बताता है, ये वेयर ट्रू आ गया, जो ऊपर वाला रिकॉर्ड तुम चेक कर रहे थे उसके लिए क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। अब इसका उल्टा जो है नॉट एग्जिस्ट, अब यहां पर आ गया नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा फिर से, बस सुन के जाना। नॉट एग्जिस्ट में अगर ये वाली चीज आपकी एब्सेंट होती है, ठीक है, अगर ये एब्सेंट हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू बोलेगा, मतलब ये टोटली अपोजिट है। ये ट्रू कब होगा, जब यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा, ये ट्रू कब बोलेगा, जब यहाँ पे कुछ एब्सेंट होगा, मतलब जिस भी रिकॉर्ड के लिए एब्सेंट होगा ये ट्रू बोलेगा। ये एग्जिस्ट क्या करेगा, मतलब अब जैसे 1200 रिकॉर्ड्स है, 1200 रिकॉर्ड्स में क्या है, अगर एक रिकॉर्ड के लिए भी, ठीक है, आउटर क्वेरी का एक रिकॉर्ड पहला अगर 1200 रिकॉर्ड्स की किसी भी क्वेरी के साथ में मैच हो गया, तो वो क्या करेगा, उसकी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट कर रहा ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट मतलब रिकॉर्ड प्रेजेंट हुआ, तो ये ट्रू देगा, और किसको देगा, वेयर के लिए देगा। एग्जिस्ट फंक्शन कैन बी यूज फॉर कंडीशनल ज्वाइन क्वेरीज। एग्जिस्ट सम मतलब अब मैं आपको बताऊंगा, जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जिस्ट, इसको समराइज करता हूं मैं, समराइज क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एग्जिस्ट जो है वो सम टाइप की क्वेरी के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है, कंपैरिजन को कम करने के लिए हम एग्जिस्टेंस का यूज करते हैं,
ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एग्जिस्ट कब ट्रू देता है, जब अगर कुछ भी प्रेजेंट होगा, अब क्या प्रेजेंट होगा वो आगे देखते हैं, कुछ भी अगर प्रेजेंट होगा तो एग्जिस्ट ट्रू दे देता है, दैट्स इट। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, रिट्रीव ए वैल्यूज ऑफ आर, दोज आर मोर देन सम वैल्यूज ऑफ बी। सम आया है, ठीक है, यहां पर सम आया है तो हम कंडीशनल जॉइन यूज करेंगे। पहले रिलेशनल अलजेब्रा देख लेते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, कैसे है, पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये ए है, ठीक है, और यहां पर बी है। दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 15, दिस इज 5, दिस इज 20, दिस इज 40। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नेचुरल ज्वाइन करते हैं, मतलब 10 से 15, 10 से 5, 10 से 20, 10 से 40, ये मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं। ज्वाइन मतलब एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिर 20 15, 20 5, 20 20, 20 40, ये मैं नेचुरल ज्वाइन क्रॉस प्रोडक्ट करके पूरा लिख रहा हूं। फिर 30 15, 30 5, 30 20 और 30 40, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, इसने ये क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर अब ये चेक करेगा इज ग्रेटर देन बी और नॉट। 10 इज ग्रेटर देन 15, नो। 10 इज ग्रेटर देन 5, इसके लिए ट्रू दे देगा, ठीक है। फिर 10 इज ग्रेटर देन 20 ने, 10 इज ग्रेटर देन 40 ने, सेम ऐसे ही करेगा। सो 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 5, इसके लिए ट्रू दे देगा। 20 इज ग्रेटर देन 15, इसके लिए भी ट्रू दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इसको 3 ले लेता हूं, ठीक है, कुछ तो गलत करवाने के लिए। 3 3 3 3, सो 3 इज ग्रेटर देन 15, नो। 3 इज ग्रेटर देन 5, नो। 3 तो आंसर में आपको 10 और 20 आ जाएगा। अब एग्जिस्ट क्या करता है जरा देखते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए फ्रॉम आर वेयर एग्जिस्ट एंड सेलेक्ट स्टार। अब आप देखोगे ना, एग्जिस्ट वाले में आपको स्टार लिखा होता है। स्टार का मतलब क्या है कि एक्चुअली इसको रिट्रीव कुछ भी नहीं करना है मेरे को, यहाँ पर मेरे को बस एग्जिस्टेंस चेक करना है। तो एग्जिस्टेंस के लिए चाहे आप जो है वो एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, या सेलेक्ट ऑल स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड्स को देगा, जो भी सेटिस्फाई करेगा। अब ये देखेगा कंडीशन फ्रॉम आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी। अब ये आएगा 10 उठाएगा, ठीक है, ये रिलेशनल अलजेब्रा खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेरी में जा रहे हैं। आर डॉट ए, अब जब आप लिखते हो आर डॉट ए इज ग्रेटर देन एस डॉट बी, तो ये क्या करता है, आर डॉट ए मतलब इसके फॉर लूप का, फॉर लूप जैसा काम करेगा ये। अब जब ये फॉर लूप जैसा काम करेगा तो आर डॉट ए पहला वैल्यूज उठाएगा 10। 10 इज ग्रेटर देन 15, यस, सॉरी, 10 इज ग्रेटर देन 15, तो इसके लिए क्या आएगा, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 15, व्हाट दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। 10 इज ग्रेटर देन 5, अब इसके लिए ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन 5, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू आया, ठीक है। अब इसने क्या किया, टेबल कौन सा है, एस। अब इस एस से इसने सेलेक्ट स्टार मारा, मतलब ये बी का पूरा टेबल आ गया, सेकंड वाला टेबल, ये एस वाला टेबल, ठीक है, ठीक है, ये स्टार आ गया, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब ये एग्जिस्टेंस क्या करेगा, ट्रू दे देगा इसके लिए। अब ये एग्जिस्ट ट्रू देगा, तो अभी क्या करेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ए की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी 10। अब ये जाएगा 20 के लिए चेक करेगा, समझ में आया। अब ये 20 के लिए चेक करेगा, तो 20 इज ग्रेटर देन 15, क्या आएगा, रिकॉर्ड प्रेजेंट हो गया, एग्जिस्ट ट्रू देगा, फिर ए की दूसरी वैल्यू करेगा, समझ में आया। तो ये जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट बस चेक कर रहा है कि भाई तू एम्प्टी मत होना, बस तो कुछ भी प्रेजेंट करेगा, मैं इसको ट्रू बोलूंगा, वो बता देगा ए की वैल्यू को। अंडरस्टूड नाउ हाउ इट इज बिहेविंग। बताओ, सब चलेगा क्या। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि ये चीज तो पहले से आपको पता है। अगर आपको ये चीज पहले से पता है, पहले से इसलिए पता है क्योंकि आप ये वाला नेचुरल ज्वाइन वाला यूज कर रहे हो, तो अगर आपको एग्जिस्ट आया क्वेश्चन में, अगर एग्जिस्ट है, यू ट्राई टू कंसीडर एज ए ज्वाइन, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है, अब मैं आपको नॉट एग्जिस्ट वाला बताता हूं, ध्यान से सुनो। चलो अच्छा, पहले ये भी देख लेते हैं। रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी विद सैलरी इज लेस देन सम एम्प्लॉय सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 5, ठीक है, लेस देन सम, तो लेस देन आ गया, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट नंबर 5, एंड देन इट इज आस्किंग फॉर एग्जिस्टेंस, दैट्स इट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेरी, यू कैन फाइंड आउट। रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी विद सैलरी इज लेस देन सम एम्प्लॉय आईडी। पहले आप क्या करो मालूम है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज बोलता हूं, जब भी आपके पास में कोई भी क्वेरी आए, उस क्वेरी का ट्राई करो रिलेशनल अलजेब्रा बनाने का। जब आपके पास में रिलेशनल अलजेब्रा बन जाएगा ना, तब आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें T2 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 5, ठीक है, ये T1 एम्प्लॉय, T1 डॉट सैलरी इज लेस देन T2 डॉट सैलरी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आउटर रिकॉर्ड्स को इसमें चेक कर रहा है, आउटर रिकॉर्ड्स को इसमें चेक कर रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट नंबर 5 होगा एंड सैलरी कौन सी लेस होगी। जो भी रिकॉर्ड के लिए प्रेजेंट होगा, ये एग्जिस्ट ट्रू बता देगा इसको, और वो प्रिंट कर देगा। इजी, प्रिंट मतलब रिट्रीव कर देगा। अब चलते हैं नॉट एग्जिस्ट वाले के बारे में बात करते हैं,
प्लीज एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये चेक करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी whose salary is more than all the employees of department number 5। अब इसका रिलेशनल अलजेब्रा क्या होगा? इसका रिलेशनल अलजेब्रा होगा कि सारे एम्प्लॉइज में से अगर मैं, ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड क्या है? ऑल, ठीक है। मोर देन, ग्रेटर देन ऑल का मतलब क्या हो गया? ठीक है, टोटल माइनस ये होगा। क्लियर है? दो तरीका है इसको करने का। आप इसमें एग्जिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, एग्जिस्ट यूज कर लो, टोटल यूज कर लो और एक्सेप्ट यूज कर लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे सम वाला, सम इज लेस देन और इक्वल टू चाहिए, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मतलब जो जो रिकॉर्ड ये नहीं सेटिस्फाई करेगा वो अगर मैं आंसर में लेके आ जाऊं, जो जो रिकॉर्ड ये नहीं सेटिस्फाई करेगा उसको मैं अगर आंसर में लेके आ जाऊं, तो व्हाट आई विल गेट ग्रेटर देन ऑल ओनली। तो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू फाइंड इट आउट कि यहां पर देखना व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट, मतलब जो जो रिकॉर्ड, नॉट जो रिकॉर्ड एब्सेंट होंगे, those records which are absent will be greater than all। नॉट एग्जिस्ट में जो रिकॉर्ड एब्सेंट होगा, और कौन सा रिकॉर्ड एब्सेंट होगा? ये जिसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये जिसको सेटिस्फाई करेगा। T1 डॉट सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू T2 डॉट सैलरी, फॉर एग्जांपल 10 20, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 5 है, 10 20 30 एंड 40, डिपार्टमेंट नंबर 5, ये डिपार्टमेंट नंबर 5, ये डिपार्टमेंट नंबर 5, फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी इज 10, इसकी सैलरी इज 20, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, इसके लिए ट्रू देगा, नॉट एग्जिस्ट फॉल्स देगा। 20 इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड 20, इसके लिए क्या देगा? रिकॉर्ड प्रेजेंट करेगा, जब ये प्रेजेंट होगा ये फॉल्स देगा। 30 इज लेस देन और इक्वल टू 10, 30 इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये क्या करेगा? 30 इज लेस देन और इक्वल टू 10, 30, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, तो ये 30 वाले के लिए, इसके लिए ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, मतलब ये एब्सेंट होगा यहाँ पर। अब ये 30 कहां से लेके आया? बाहर से लेके आया, एम्प्लॉय T1, फिर ये जाएगा T2 डॉट डिपार्टमेंट, फिल्टर किया तो आपको ये आ गया दोनों, ठीक है। अब ये T1 डॉट सैलरी, ठीक है, इट इज लेस देन और इक्वल टू T2 डॉट सैलरी। अभी क्या करेगा? 30 इज लेस देन और इक्वल टू 10, 30 इज लेस देन और इक्वल टू 20, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो बाहर से रिकॉर्ड लेके आया था 30 के लिए क्या होगा? ये रिकॉर्ड एब्सेंट होगा। अगर ये एब्सेंट होगा तो ये बोलेगा बेटा अब तू ट्रू हो जा, तो वो 30 प्रिंट कर देगा, बिकॉज 30 इज ग्रेटर देन 10 एंड 20। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन शॉर्ट, नॉट एग्जिस्ट वी यूजेस फॉर व्हाट? वी यूजेस फॉर ऑल कंडीशन, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट वी यूजेस फॉर ऑल कंडीशन, एग्जिस्ट वी यूजेस फॉर सम कंडीशन, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअली निगेशन ही तो कर रहे हैं ना हम लोग। ये नॉट एग्जिस्ट क्या कर रहा है? नॉट एग्जिस्ट निगेशन लेके आ रहा है, और कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, व्हिच इज सेम एज राइटिंग ग्रेटर देन। नॉट एग्जिस्ट इज व्हाट? नॉट एग्जिस्ट इज दिस, negation of sum, then it will be greater than all। Understood this condition? How it is behaving, everyone? हाँ 40 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो मालूम है? What you people are doing, you people are not exist, फिर ये कंडीशन देख कर रहे हो। यस, कंडीशन इज रिवर्स्ड। अनंत कुमार वो भी लूंगा मैं। देखो भाई, अभी सारा चीज अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने अभी आपको एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट बता दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कल इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि पहले मैं पढ़ा भी रहा हूं तो सब एक ही दिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो जो क्वेरीज आप लोग बोल रहे हो ना, 2 बार नॉट एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट, ठीक है, ओमकार भाई पहले ना आप ये वाला रिलेशनल अलजेब्रा यूज करो, उसके बाद में एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट करो, ठीक है। चलो अब मैं कल जो है वो आप लोगों को इस पे क्वेरी करा दूंगा, 2 बार नॉट एग्जिस्ट वाला।